हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम आपकी प्रिपरेशन करवा सकें फॉर एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स। तो प्रिपरेशन शुरू करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उनमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश एक कॉमन पार्ट होता है। जीके भी हर एक एग्ज़ाम में लगभग हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि रेलवेज में इंग्लिश नहीं आती फिलहाल, और आगे चल के वो जो कॉमन टेस्ट होगा उसमें हो सकता है इंग्लिश भी एडअप हो जाए रेलवे के अंदर। तो आज हम रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ पढ़ेंगे। चलो रीजनिंग के बारे में हम कुछ जानते हैं। रीजनिंग हमारा जो सब्जेक्ट वो मेन सब्जेक्ट है। हर एक एग्ज़ाम में इसकी अच्छी खासी वेटेज होती है, और एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स तो हम रीजनिंग के बिना क्लियर कर ही नहीं सकते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। ज़्यादातर वेटेज पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का होता है, कम वेटेज होता है जो कि दूसरे क्वेश्चंस का होता है। हालांकि एसएससी में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आता है। हालांकि अभी एक दो पेपरों में हमें देखने को मिला है, जैसे सीपीओ में एक सीटिंग अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं। वो लेवल इजी होता है और हमें इजी से ही अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में हमें सीटिंग अरेंजमेंट के एसएससी में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। पर फिलहाल बैंकिंग एग्जाम्स में अच्छा खासा पोर्शन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का होता है, और जो प्री के साथ साथ मेंस में भी हमें देखने को मिलता है। मेंस में तो हम बिना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किए मुश्किल ही अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एक बहुत बड़ा भाग है बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। बहुत ज़रूरी है सीखना हमें अच्छे से। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने टॉपिक देख रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है। चलो हम सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली में दो प्रकार का होता है। एक तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में दोनों एंड्स एक दूसरे से नहीं मिले हुए होते, वो एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए लोग होते हैं। और जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है उसमें हमारा जो लोग बैठे हुए होते हैं एक सर्कुलर शेप में होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसका कोई भी एंड नहीं होता। वो एक सारी लाइन, सारा जो सर्कल है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है और हर एक लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अभी हम जानते हैं हमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं। क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे एक पजल दी है। अगर मान लिया जाए पजल में कहा हुआ है कि एक लाइन है, उस पे 6 लोग बैठे हैं और वो नॉर्थ देख रहे हैं। हो सकता है इसी क्वेश्चन को बदल कर ऐसा भी दिया जा सकता है कि 6 लोग हैं जिसमें से कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं, और वो एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं। हो सकता है हमें एक लाइन की जगह पे दो लाइन दे दी जाए कि दो लाइंस का एक लीनियर अरेंजमेंट है। जो लाइन नंबर 1 है उसके सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और जो लाइन नंबर 2 है, रो नंबर 2 है, उसके सभी लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे की तरफ देख रहे हों सभी लोग, या फिर हो सकता है एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हों सभी लोग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें लीनियर अरेंजमेंट में दिए जा सकते हैं। तो लीनियर अरेंजमेंट में हम कैसे एक अरेंज करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, उसके आगे फिर आगे की बात करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे लीनियर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, तो लीनियर अरेंजमेंट में एक लाइन पे सब लोग लगभग बैठे होते हैं। जैसे हमने ये लाइन लगा दी, इस पे 6 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हो सकता है कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हो। जब भी हमें नॉर्थ की तरफ देख रहे हुए लोग दिए जाएंगे, नॉर्थ फेसिंग लोग दिए जाएंगे, तो हम उसको ऊपर की तरफ एरो लगाकर डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? ऊपर की तरफ एरो लगाकर। जब भी हमें साउथ फेसिंग दिया जाएगा तो हम नीचे की तरफ एरो लगाकर डिनोट करेंगे। साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग।
जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हमने कैसे डिनोट किया है, ऐसे ही अगर हमें डबल रो पे दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि रो 1 नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, तो हम कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ये रो नंबर 1 है, 4 लोग हमने बैठा दिए हैं रो 1, और ये रो 2 मान लेते हैं, ये रो 2। तो जैसे कि हमें दे दिया जाए कि रो नंबर 1 में बैठे हैं वो सभी लोग साउथ फेसिंग हैं, तो हम इनको साउथ फेसिंग बना देंगे सभी को, और जो रो नंबर 2 में है वो लोग नॉर्थ फेसिंग है, तो नीचे वाले हम नॉर्थ फेसिंग बना देंगे। अभी हम जैसा कि देख सकते हैं ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे के फेसिंग है। अगर हमें ये दे दिया जाए कि रो 1 के जो लोग हैं वो साउथ फेसिंग है, जैसा कि हम बना देते हैं, रो 1 के जो लोग हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, तो हम नॉर्थ की तरफ फेस करवा देंगे, और जो रो 2 है उसके जो लोग हैं वो साउथ फेसिंग है, तो हम साउथ फेसिंग की तरफ। तो अभी हम देख सकते हैं कि रो 1 जो है उसके जो लोग हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, और जो रो 2 है उसके जो लोग हैं वो साउथ फेसिंग है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग है। तो अभी हमें इसे प्रोसीड कैसे करना है वो समझ लेते हैं एक बार। जब भी हम नॉर्थ फेसिंग की बात करेंगे, मान लेते हैं ये लाइन है, यहाँ पे 8 बंदे बैठे हुए हैं। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा ये वाला बंदा है इसने नॉर्थ फेसिंग किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे चलेंगे, हम राइट हैंड की साइड इसका राइट वो लेकर चलेंगे, इसका राइट साइड हमारे राइट हैंड की साइड लेके चलेंगे, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ ही लेके चलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बैठा है, मान लिया जाए यहाँ पे एम बैठा है, यहाँ पे एम बैठा है और एम के थर्ड राइट में जे बैठा है, मान लिया जाए कि एम के थर्ड राइट में जे बैठा है, तो हम इसे राइट की साइड पुट करेंगे, राइट की साइड 1, राइट की साइड 2 एंड राइट की साइड 3, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ओके, अभी इसी डायग्राम को छोड़ के दूसरे डायग्राम में एक चीज़ और देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं एक रो और बना ली है हमने, और यहाँ पे हम एम को पुट कर देते हैं, और एम जो है वो साउथ फेसिंग है। तो अब हम कैसे चलेंगे, जो एम का लेफ्ट होगा वो हमारे राइट हैंड की साइड होगा, एम का लेफ्ट हमारी राइट हैंड की साइड, और एम का जो राइट होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड। ओके, अगर हमें दिया गया है एम के थर्ड राइट पे जे है, तो एम का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो हम ऐसे पुट करेंगे। ये है हमारा लीनियर अरेंजमेंट में पुट करने का तरीका। चलो आगे हम सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। अभी हम सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ लोग दिए हुए होते हैं और उन्हें अरेंज करना होता है एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर। जैसे सर्कुलर टेबल होती है, उसी पे चारों तरफ हम अगर लोग बैठा दिया जाए तो वो एक अरेंजमेंट हो गई, वही अरेंजमेंट एक सर्कुलर अरेंजमेंट कहलाती है। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर एक सर्कुलर शेप में लोग बैठे हुए होते हैं और उन्हें अरेंज करना होता है। इसी प्रकार से सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 प्रकार से बैठाए जाते हैं। एक तो कुछ लोग जैसे जो सेंटर की तरफ फेसिंग है, सेंटर फेसिंग जिन्हें हमें बोलते हैं, वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में दिखाते हैं आपको। तो इस सर्कल का ये सेंटर है, और मान लिया हमने यहाँ पे एम बैठा है और एम सर्कुलर फेसिंग है,
तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे कि एम सर्कल की सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, सेंटर फेसिंग है। अगर इसी में मैं जे को बैठाना चाहूँ, यहाँ पे जे बैठा दिया है मैंने, और जे आउटसाइड फेसिंग है। आउटसाइड फेसिंग मतलब जो सेंटर की तरफ नहीं फेस कर रहा, सेंटर से अपोजिट मतलब आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है, उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे बाहर की तरफ एरो लगा के। अंदर की तरफ एरो लगा के मतलब सेंटर फेसिंग, बाहर की तरफ एरो लगा के मीन्स आउटसाइड फेसिंग। अब हम कुछ जान लेते हैं कि जब एम की बात करते हैं, जब कोई भी बंदा अगर सेंटर फेसिंग है तो हम क्या कैसे उसको अरेंज करेंगे। हम उसके जो राइट साइड है, हमारे जो राइट हैंड की साइड ऊपर जाते हुए, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। वो उसकी तरफ हम राइट प्रोसीड करेंगे जब भी हमारा सेंटर फेसिंग होगा कोई भी बंदा। और जो हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज से अलग क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इस साइड क्लॉकवाइज है तो इस साइड हमारा लेफ्ट प्रोसीड होगा। जैसे कि एम के थर्ड लेफ्ट में, तो एम का थर्ड लेफ्ट हम इस साइड चलेंगे, इस साइड लेके कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट, जो भी बंदा यहाँ पे बैठाना होगा हम बैठा देंगे। तो अभी हम जैसे कि समझ रहे हैं, जब भी एम सेंटर फेसिंग होगा, सेंटर की तरफ देख रहा होगा, तो उसके जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी तरफ एम का राइट होगा, और जो उसके क्लॉकवाइज है उसकी तरफ उसका लेफ्ट होगा। और अभी हम एग्जाम्पल से पुट करके दिखाते हैं आप लोगों को। मान लिया हमने ये सेंटर है, इसमें एम बैठा हुआ है यहाँ पे, और एम सेंटर फेसिंग है, और एम के थर्ड राइट में जे बैठाते हैं, एम के थर्ड राइट में जे। जैसा कि हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ राइट चलेगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में जे बैठा दिया है, तो बैठ गया जे। अगर हम इसी के आगे प्रोसीड करके देखें कि एम के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है, तो हम इसे कैसे पुट करेंगे, एम का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे ए को पुट कर देंगे। तो कितना आसानी से समझ आ जाता है ये छोटी छोटी चीजें, जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगी अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने में। अभी हम जैसा कि देख रहे हैं, आप सब लोग बड़ी अच्छी से समझे कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ एम से राइट चलेंगे जब भी सेंटर फेसिंग होगा, और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लेफ्ट चलेंगे जब भी सेंटर फेसिंग होगा। तो हम इससे थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। हमने एम के बारे में देखा, जब भी एम एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट जाएगा, और जब भी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट जाएगा, जब भी एम सेंटर फेसिंग है। अब हम जे के बारे में बात करते हैं थोड़ी। जे एंटी क्लॉकवाइज और जे क्लॉकवाइज कैसे प्रोसीड करेगा, क्योंकि जे आउटसाइड फेसिंग है, अपोजिट टू द सेंटर है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, माफ कीजिएगा बड़ा अच्छा गोलाई में सर्कल नहीं बन रहा। एम जे बना लेते हैं, एम रहने देते हैं जे। जे आउटसाइड फेसिंग है, जे जो आउटसाइड फेसिंग है, इससे कैसे प्रोसीड करेंगे हम। जो जे का एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा है वो जे का लेफ्ट होगा। इससे अपोजिट, इससे बिल्कुल अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट था, क्योंकि ये सेंटर फेसिंग था। इसका जो एंटी क्लॉकवाइज है वो लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है, क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है। और जो जे का जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट टू दी सेंटर फेसिंग है, सेंटर की तरफ नहीं देख रहा, सेंटर से जो बाहर की तरफ देख रहा है। जैसा कि हम अब समझ चुके हैं, जे के एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट चलेगा और जे के क्लॉकवाइज में
जे से राइट चलेगा। क्यों? क्योंकि जे आउटसाइड फेसिंग है और यहाँ पे जे एम इनसाइड फेसिंग था तो इसके अपोजिट था। जे आउटसाइड फेसिंग है तो ये इसके अपोजिट है। चलो और कुछ छोटी छोटी जो बातें आएंगी हमारे आगे वो हम समझते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे और साथ साथ बेसिक हम समझते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। चलो अभी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, जो कि आप हमारे सामने देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन 1 to 5। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ABCDEFGH 8 पर्सन है। ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कि जो 8 पर्सन है वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और जिनका फेसिंग है वो सेंटर की तरफ है। आगे पढ़ते हैं। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। इतनी सी बात का मीनिंग जान लेते हैं। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। इसका मतलब यह है कि जो H है वो C से थर्ड राइट पे है। जब हमें पता चल गया है कि ये सब सेंटर फेसिंग है तो C के राइट की तरफ ही चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, उसके थर्ड पे H होगा। तो हम साथ साथ डिनोट करना भी सीख लेते हैं कि हमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसे कैसे डिनोट करना है। यहाँ पे हम अपने डायरेक्शंस को डिनोट कर लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि H इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो हम C से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट की तरफ H बना लेते हैं। हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और हम यहाँ पे थर्ड भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए C से थर्ड राइट पे H है। और यहाँ पे 2 बंदे हैं बीच में, इसका मतलब थर्ड राइट बोल दिया तो बीच में 2 बंदे, क्योंकि थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड पे H होगा ही क्योंकि इसने बोला कि H थर्ड राइट है, तो बीच में 2 बंदे होंगे। हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और हम थर्ड लिख के भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमारी इच्छा हो हम वैसे डिनोट कर सकते हैं। ताकि हम डिनोट इसीलिए करते हैं जो ताकि हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमें छोटे से नोट में मिल जाए, हमें बार बार क्वेश्चंस को रीड ना करना पड़े, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपने टाइम को बचा सके, सेव कर सकें और आने वाले क्वेश्चंस में वो टाइम फिर बहुत हेल्प करेगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एंड बोल के दिया है तो ये H के बारे में ही बोल रहा है। H ही सेकंड लेफ्ट है E के, इसी में डिनोट कर लेते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई के सेकंड लेफ्ट पे, लेफ्ट इस साइड चलेगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। और हम सेकंड भी लिख सकते हैं और एक डॉट भी दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हम एक ही लाइन में डिनोट कर रहे हैं ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो हम कलेक्ट कर सकें एक जगह पे। ज़्यादा यहाँ वहाँ लिखने के बाद हम पजल हो जाएंगे, तो हम एक ही लाइन पे डिनोट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं जगह जगह लिखने की बजाय। तो आगे अभी पढ़ते हैं। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H एंड C। जो H और C है उनका इमीडिएट नेबर B नहीं है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। तो हमें इस साइन से इनसे पता चल गया कि B के साथ में H और C नहीं है। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। कैसे डिनोट करेंगे? F जो है वो D से सेकेंड राइट है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, D से F, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, D से F। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C का मतलब है जो F है वही C का इमीडिएट नेबर है। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं C, फर्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे कि F से फर्स्ट C आएगा और C से फर्स्ट F आएगा क्योंकि इमीडिएट नेबर्स हैं। G इज नॉट द नेबर ऑफ E। G E का नेबर नहीं है। तो हम जैसे यहाँ पे डिनोट किया था ऐसे ही डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं G इज नॉट द नेबर ऑफ E। इसी में डिनोट कर लेते हैं G इज नॉट द नेबर ऑफ E। G के साथ में E नहीं आएगा। तो हमारी ये जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है।
आपको सभी लोगों को कैसे डिनोट करना है ये छोटी छोटी चीजें वो समझ में आया होगा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिख ली है शॉर्ट नोट के अंदर। अभी हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सर्कुलर टेबल पे सेंटर फेसिंग है, तो हम बना लेते हैं कि ये 8 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे। ये सर्कुलर टेबल बना ली है। हम इसे सर्कुलर को ऐसे भी बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम और वेस्ट ना हो, और हमें अगर सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा भी बना लेते हैं। ओके, अभी आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन को। सेंटर फेसिंग है तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये भी सेंटर फेसिंग होगा, ये भी सेंटर फेसिंग ही होगा, ये भी सेंटर फेसिंग ही होगा, ये भी सेंटर फेसिंग ही होगा, ये भी सेंटर फेसिंग है, ये भी सेंटर फेसिंग है, ये भी सेंटर फेसिंग है, ये भी सेंटर फेसिंग है। 8 लोग हो गए हैं। यहाँ पे भी सेंटर फेसिंग को इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। जो ये एरो का साइन है ये हमें सेंटर फेसिंग बता रहा है। अभी हम अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं कि हमें आगे कैसे अपने क्वेश्चन को निकालना है। अभी हम देख रहे हैं कि हमें सी से इंफॉर्मेशन काफ़ी दी हुई है, और एच और सी से इंफॉर्मेशन आगे भी दी हुई है, और ई से भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं कि जब सी सेंटर फेसिंग है तो सी यहाँ पे पुट कर दिया हमने। सी से थर्ड टू द राइट पे एच है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, एच। जैसा कि हम जानते हैं कि सी से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ही सी का राइट चलेगा क्योंकि ये सेंटर फेसिंग है। चलो अभी आगे, एच से एक छोड़ के ई है, एच से एक छोड़ के ई यहाँ पे भी आ सकता है, एच से ई एक छोड़ के ई यहाँ पे भी आ सकता है। जब हम ई को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ई से सेकंड राइट पे एच हो जाएगा, जो कि हमें लेफ्ट पे चाहिए है, तो ई को हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो ई को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ई से फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट एच हो जाएगा। अभी हम आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ई के साथ में जी नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। और अभी हमें क्या दिया हुआ है कि एच और सी के साथ में हमारा जो बी है वो नहीं है। अगर यहाँ एच के साथ में बी नहीं है तो यहाँ पे भी बी नहीं होगा, यहाँ पे भी बी नहीं होगा, यहाँ पे भी बी नहीं होगा, और यहाँ पे भी बी नहीं होगा। तो बी के लिए हमारे पास सिर्फ एक जगह बची हुई है, हम वहाँ पे बी को पुट कर देते हैं। बी यहाँ पे पुट कर दिया है हमने। बी के लिए सिर्फ एक जगह बची थी, हमने वहाँ पुट कर दिया। अभी आगे प्रोसीड करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमें पता है कि सी के फर्स्ट पे एफ है, सी के फर्स्ट पे एफ यहाँ पे भी आ सकता है, और सी के फर्स्ट पे एफ यहाँ पे भी आ सकता है। अगर हम एफ को यहाँ पुट करते हैं, अगर हम एफ को यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ से एक छोड़ के डी चाहिए, एफ से एक छोड़ के डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एफ से एक छोड़ के जी यहाँ डी यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही डी यहाँ पे आएगा तो हम देख सकते हैं कि डी के फर्स्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट, डी के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी के सेकंड राइट पे एफ है, तो डी के सेकंड लेफ्ट पे एफ आएगा, तो एफ यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि डी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अब एफ की बारी यहाँ पे है, यहाँ पे एफ को पुट कर लेते हैं, और अब एफ से एक छोड़ के डी यहाँ पे आ नहीं सकता, एफ से एक छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पे आते ही हम देख सकते हैं डी के सेकंड राइट पे एफ हो गया है, हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अब हमें आगे दिया हुआ था कि ई के साथ में जी नहीं है, जी इज नॉट द नेबर ऑफ ई, तो जी के साथ में ई नहीं, ई के साथ में जी नहीं आएगा, तो जी यहाँ नहीं आएगा, जी की जगह सिर्फ यहीं बची हुई है, और जो हमारा बचा हुआ था, ए बचा हुआ था, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन बन गया है, हमने अपना अरेंज कर दिया है सभी डायरेक्शन, क्वेश्चन की सभी डायरेक्शन के मुताबिक। तो इसी को एक तरह से और निकाल सकते हैं हम, वो होता है